नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, हर विषय की तैयारी सही से चल रही होगी। और मैं तो आपसे जस्ट ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हिंदी को भी थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आप जानते हैं कि ये बहुत मार्क्स भी कैरी करता है। तो चलिए, जैसे कि हम ऑल्टरनेटिवली चलते हैं कि एक वीक में हम जो है ग्रामर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं, व्याकरण के प्रश्न डिस्कस करते हैं। उसी तरह अगले हफ्ते जैसे हर सोमवार को हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए, तो उसमें गद्यांश पद्यांश की व्याख्या जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। और उसका कारण ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को हमेशा यही रहता है कि मैम बुक्स में जैसे व्याकरण के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उनका हल मिल जाएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन व्याख्या जो है वो बहुत हद तक इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। कहीं जगह आपको मिल जाए, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में या कुछ ऐसी कविताओं की, उस स्तर की कविताओं की शायद से कभी कभी आपको व्याख्या नहीं मिल पाती है। तो हमारा यही प्रयास है कि ऐसे कुछ कविताएं और गद्यांश जो हैं वो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए और वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करें। तो चलिए, आज हम यही करेंगे, पद्यांश की व्याख्या और गद्यांश की व्याख्या, जिसमें हम 2 पद्यांश लेकर आए हैं और एक गद्यांश लेकर आए हैं। बाकी ये अगर आप हमारे वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्रोसीजर होता है जब आप व्याख्या लिखते हैं, तो कभी कभी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि मैम सिर्फ हमारे पास टाइम नहीं है और इतना हम इसमें टाइम डिवोट नहीं कर सकते, हम बस क्या करेंगे, कविता होगी या आपका गद्यांश होगा, उसमें व्याख्या लिखकर उसमें अपनी सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। लिख लीजिए, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर तरीका है, जहाँ पर एक फॉर्मेट के भी, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि एक इंप्रेशन सही पड़ता है, फॉर्मेट सही हो तो आपको मार्क्स अकॉर्डिंगली मिलते हैं, आपने पत्र लेखन में देखा होगा। तो उसमें यहाँ पर भी वही होता है कि व्याख्या में सबसे पहले आता है आपका प्रसंग। प्रसंग होता है एक इंट्रोडक्शन जो आपको केवल 1 या 2 पंक्तियों में लिखना होता है कि बेसिकली आप इस मतलब कवि इस कविता या इस गद्यांश में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, एक इंट्रो। उसके बाद आती है व्याख्या, जो आप अपने मन से जैसी मर्जी कीजिए। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि जैसे जो गद्यांश होता है या कविता के बारे में तो हम कहते ही हैं कि उसको अनेक व्यक्ति अपने अपने अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन जो गद्यांश होता है कहने के लिए उसमें बिल्कुल एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बट स्टिल उसमें भी जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। बस मेन बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको उसके तर्क जो हैं वो साथ में देने हैं, कि जो भी आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रूफ करने के लिए आपने वहाँ पे तर्क भी सही दिए हो, कि ऐसा लगे कि जो व्याख्या है वो आपने तर्क संगत लिखी है। फिर तीसरा पॉइंट आता है भावार्थ या निष्कर्ष। ये 3-4 पंक्तियों का हो सकता है कि जो आपने पूरी व्याख्या लिखी उसका निचोड़ क्या निकला, कि अल्टीमेटली कवि ये कहना चाह रहे हैं और ऐसा करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा फ्यूचर टेंस में भी आ जाता है। अब विशेष जो है ये कंपल्सरी नहीं है, ये जस्ट जैसे इसमें ये आ जाता है कि इसे आप व्याख्या का भाग भी बना सकते हैं, लेकिन इसे अलग से भी लिख सकते हैं। अलग से लिखने का फायदा क्या होगा, जिसमें आपको ये बता दूं कि इससे आपकी जो व्याकरण की जो समझ है जैसे कि आपको भाषा शैली कितनी पता है, कैसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है, कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, कौन सा काव्य रस या काव्य सौंदर्य किस प्रकार का प्रयुक्त हुआ है, ये सब चीज़ें जब आप अपनी व्याख्या में ऐड ऑन करते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिसमें मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि 1-2 पॉइंट आपको मार्क्स एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेंगे। और शब्दार्थ जो है, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप शब्दार्थ लिखें, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं पता शब्दों का ज़्यादा अर्थ, जैसे कभी कभी आपको ऐसी कविता या गद्यांश आ जाता है जहाँ पर आपको शब्दों के अर्थ तो क्लियरली नहीं पता चल रहे, लेकिन हाँ मीनिंग समझ में आ गया, या उसकी व्याख्या लिख सकते हैं। तो कहते हैं ना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, शब्दार्थ क्लियरली नहीं पता तो मत लिखिए, लेकिन अगर पता है तो इसको प्लीज़ अवॉइड मत कीजिएगा, इसको ज़रूर लिखिएगा। और ये आप एंड में भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रोक नहीं है, या स्टार्टिंग में या एंड में, लेकिन लिखने शब्दार्थ तभी हैं अगर आपको सही अर्थ पता हो। और ऐसा भी नहीं कि जैसे बहुत सारे शब्द हैं उसमें अगर आपको कुछ शब्द के अर्थ पता है, और ऐसा भी नहीं कि जो सरल से शब्द है उनका भी अर्थ लिख रहे हैं आप बेवजह। ऐसा नहीं, जो आपको लग रहा है कि वाकई में कठिन शब्द हैं, सच में कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ लिखिए अगर आपको पता है तो। और अगर 10 कठिन शब्द हैं बाय चांस, जैसे अभी हम आगे आपको बताएंगे उदाहरण में, तो 10 में से अगर आपको 5 के भी पता है, आप 5 के लिख दीजिए। कौन आपको वहां पर फोर्स कर रहा है कि आपको सभी लिखने हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि जितना आप अपना मतलब बता सकते हैं, अपनी हिंदी की जानकारी दे सकते हैं, दीजिए। वेल एंड गुड। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पद्यांश से ही। 2 कविताएं पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक गद्यांश।
तो ये जो कविता है ये आपके सामने है, और मैं आशा करती हूँ कि जब भी आप ये वाला वीडियो देख रहे होंगे प्लीज़ इसको पॉज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। इसमें क्या 2-3 पॉइंट भी अगर आपको कोर पॉइंट मिल जाए ना, उसको भी आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको सही पकड़ में आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, सही पकड़े हैं, तो बस वही पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं। तो अब जो तो लाइव देख रहे हैं, मैं आप बता दूं कि जैसे कविता में एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। मिलना और बिछड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। अब जैसे ये पढ़ने से ऐसा लगता है एकदम से कि मतलब हीरो हीरोइन जैसे आपस में बात कर रहे हैं कि वो आपस में ये मतलब कि बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के पास होने का मतलब भाव दिखा रहे हैं। सुबह हुए तो मिले रात दिन, माना रोज बिछड़ते हैं, धरती पर आते हैं पंछी चाहे ऊंचा उड़ते हैं। सीधे सादे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं, अगर हृदय में प्यार रहे तो टूट टूट कर जुड़ते हैं। हमने देखा है बिछड़ों को मिलना बहुत ज़रूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। तब देखिए स्टार्टिंग में हमें ये लगा था पहली 4 पंक्तियां पढ़ के कि ये कुछ प्रेमी प्रेमिका के बारे में है, लेकिन यहाँ पर जीवन की वास्तविकता दिखाई हुई है। जैसे कहते हैं ना कि मिलने पर खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, बिछड़ने पर दुख होता है। लेकिन अब जैसे कहते हैं कि सुबह हुई तो मिले रात दिन, माना रोज बिछड़ते हैं। हमें लगता है कि अगर सुबह हो रही है तो रात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। अगर ये मतलब सुबह हो रही है, इसका मतलब कि रात जो हुई थी उससे सुबह मिलने आई है, और उससे प्रेम पूर्वक रात ने विदा ली सुबह से, और रात चली गई, अब सुबह जो है वो आ रही है। और ऐसा लगता है कि वो इतने प्रेम से मिलते हैं, शांति से मिलते हैं, माना ऐसा लगता है कि रोज बिछड़ते हैं और रोज मिलते हैं। तो कितने सकारात्मकता दिखाई हुई है हर चीज में, और कितने अद्भुत तरीके से प्रकृति को दर्शाया हुआ है। धरती पर आते हैं पंछी चाहे ऊंचा उड़ते हैं। अब जैसे कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो जितना मर्जी उड़ लें, अंततः अपने निवास स्थान जमीन पर ही आते हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं सीधे साधे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं, और रास्ते चाहे हमें ऐसा लगे कि बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, लेकिन कहीं पर वो भी कहीं ना कहीं तो मुड़ते हैं ना। तो अब ये तो इसकी बिल्कुल ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन हुई। अगर आप कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए हैं, तो उसमें जैसे मैं भी आपको बोल के बता रही हूँ कि सिर्फ एक एक लाइन का भी जस्ट इंडिविजुअली मीनिंग मैं बता रही हूँ व्याख्या लिखने से पहले, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही चीज़ें बिल्कुल वहाँ पर लिख के आ जाते हैं। अरे ये चीज़ तो सामने लिखी हुई है कि जैसे सीधे साधे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि कविता में प्रयुक्त की गई है ये बात। तो ये जो अगर आप कविता ये व्याख्या में ये वाली पंक्ति लिखेंगे कि जो सीधे साधे रास्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही सीधे चले, वो मुड़ जाते हैं। अगर ये लिखेंगे तो क्या आपको लगता है कि इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा? ये तो दिया हुआ है भाई, और कि पक्षी जो है वो जितना मर्जी आसमान में उड़े, लेकिन उन्हें धरती पर आना ही पड़ता है। अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे, मतलब इसी लाइन को बस एक वाक्य के रूप में ले लेंगे, तो क्या आपको इसके मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये व्याख्या थोड़ी ना हुई। मेन बात तो ये है कि इसको पढ़ के समझ के आ रहा है आपको कि जो पंछी हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन अंततः जमीन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। वो जो चीज़ है वो आपकी व्याख्या में आती है। और बेसिकली अब आपने ये जो पोएम पढ़ी, इससे अब आपको समझ में क्या आया कि इसमें क्या चीज़ बताई हुई है। इसमें एक जीवन की वास्तविकता बताई हुई है कि हमें कभी भी जैसे कुछ मिलने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ हमसे दूर जा रही हो तो उसमें हमें मतलब कि शोक नहीं करना चाहिए, अपने मन को थोड़ा स्थिर रखना चाहिए। कि जैसे पंछी है वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे बहुत गुरूर नहीं करना चाहिए, अहंकार से नहीं भर जाना चाहिए, क्योंकि अंततः वो सो जो है आसमान में नहीं सकता, सोने के लिए उसे ज़मीन पर आना ही होगा। तो अति अहंकार भी ज़रूरी नहीं है, वो आपके नुकसान का ही कारण बनता है। ठीक है ना। आपको वास्तविकता के साथ जुड़े रहना है, ये चीज़ इसमें बेसिकली बताई हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रसंग कैसे लिखा जाए। प्रसंग देखिए कि दी गई पंक्तियों में कवि ने जीवन की वास्तविकता का प्रकृति के माध्यम से एक बहुत ही अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया है, जो सकारात्मकता से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है मतलब भरा हुआ है, कि बिल्कुल कितनी पॉजिटिव चीज़ दिखाई हुई है कि आपको मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि दुख में इंसान बहुत निराश हो जाता है, लेकिन चिंता मत करिए। हार का मतलब है कि अभी आपने एटलीस्ट प्रयास तो किया, कम से कम प्रयास तो किया आपने, तो उसमें भी हर चीज़ में आप सकारात्मकता देखिए। और ये जीवन की वास्तविकता है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे जीवन की रेखा जैसे कहते हैं कि वो मेडिकल में कि ऐसे से आड़ी तिरछी रेखाएं बनती रहें, दैट मीन्स आप जिंदा हैं, और अगर बिल्कुल सीधी कतार आ जाए दैट मीन्स कि आप मर चुके हैं। तो इसलिए जीवन में सुख और दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। बस ये है कि आपको उस स्थिति को अपनाना है, उसको स्वीकार करना है, लेकिन सकारात्मकता के साथ आगे भी बढ़ना है।
तो यही चीज़ है। तो देखिए प्रसंग इस प्रकार से 2 पंक्तियों में हमने लिख दिया। अब ये मैं आपको बता दूं, वैसे कवि वहाँ परीक्षा में अगर आपको कवि का नाम नहीं दिया हुआ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है। लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कहते हैं ना कभी कभी किस्मत इतना साथ देती है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करें, क्या पता यही पंक्ति की कविताएं कुछ आ जाए, मतलब कविता की पंक्तियां कुछ आ जाए आपके पास। और ज़रूरी नहीं ये हो, लेकिन जैसे है ना कि ये कविता जैसे इतनी बड़ी है, हमने तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिया है, लेकिन इसमें ये जो मेन है कि उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हमें दूरी है। तो ये कविता अगर आप बाई चांस इसका कोई और पैराग्राफ आ जाए, कवि तो आपको पता होगा ना, कुंवर बेचैन, तो ये आपको याद रखना है कि इसके जो कवि हैं वो हैं कुंवर बेचैन। अब देखिए व्याख्या हम लंबी है, थोड़ी बाद में करते हैं, लेकिन भावार्थ में आपको जस्ट क्या बता रही हूँ, जो मैंने भी आपको बताया कि यहाँ कवि ने जीवन की वास्तविकता को सकारात्मक भाव से स्वीकार करने का, ठीक है ना, संदेश दिया है। और यहाँ पे आदेश या निर्देश नहीं, संदेश दिया है। समय परिवर्तनशील है, सुख दुख, खोना पाना और लेना देना जीवन के अभिन्न अंग हैं, ठीक है ना, कि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, ये हर एक के जीवन में आते हैं। और इस सत्य को स्वीकार कर मनुष्य को हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और जीवन पथ पर पूरे उत्साह और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धैर्य का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रुक जाएं, धैर्य का मतलब कि आपने अपने मन पे कंट्रोल किया है और आप पूरी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ये इसका जो है निष्कर्ष निकला। और विशेष इसमें क्या था, अगर हम कविता को पढ़ें, शैली अत्यंत सरल एवं विवरणात्मक है। विवरण का मतलब क्या होता है कि जब जस्ट आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब आपको वहाँ पे कोई ऐसे डिफरेंट सी जानकारी तो नहीं दी हुई थी ना, एक विवरण दिया हुआ था कि हाँ कि जो जब सुबह होती है तो ऐसा लगता है कि वो रात से मिलने आई है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि रोज़ बिछड़ते हैं। एक विवरणात्मक है और लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी, कोई आपको नहीं लगा होगा कि ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड है, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। उसे कहते हैं कि शैली अत्यंत सरल या भाषा अत्यंत सरल है। फिर दी गई पंक्तियां अद्भुत रस एवं प्रसाद गुण से सुसज्जित हैं। देखिए अगर ऐसे ऐसे शब्द आप प्रयोग में लाएंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर को लगेगा कि आपकी जो हिंदी व्याकरण है वो अच्छी है। इससे अंतर क्या पड़ता है, देखिए मेन बात ये होती है कि अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो व्याख्या में अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो इन शब्दों के प्रयोग से थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। तो दी गई पंक्तियां अद्भुत रस, अब काव्य रस में अद्भुत रस का मतलब क्या होता है कि जब हमें लगता है कि वाह ये एंगल तो हमने सोचा ही नहीं था, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि अरे वाह इस तरीके से तो मैंने इस बात को कभी सोचा ही नहीं था, तो ये चीज़ होती है अद्भुत रस, जिसे देखकर आपको एकदम से आप मतलब चौंक जाए बिल्कुल, और पॉजिटिव वे में। और प्रसाद गुण, काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, श्रृंगार गुण और मतलब प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि पूजा की हमने और आसानी से हमें प्रसाद मिल गया, तो जहाँ पर भी कविता इतनी मतलब कविता या गद्यांश इतना सरल है कि पढ़ते ही आपको समझ में आ गया, मतलब इतना सरल सा है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। तो दी गई पंक्तियाँ अद्भुत रस एवं प्रसाद गुण से सुसज्जित हैं। श्रृंगार रस की छवि भी काव्य में माधुर्य भर रही है, मधुरता ला रही है या माधुर्य भर रही है, कुछ भी। श्रृंगार रस कि मतलब अद्भुत रस तो मेन है वहाँ पर, लेकिन श्रृंगार रस कहाँ पर है कि जैसे श्रृंगार रस में जहाँ प्रकृति की सुंदरता दिखाई हुई है कि जो सुबह है वो उससे बिछड़ रही है, मिल रही है, पंछी उड़ रहे हैं, ज़मीन पर आ रहे हैं, जो प्रकृति की सुंदरता दिखाई हुई है, ठीक है ना, या फिर हम मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हमें दूरी है, प्रेम जताया जा रहा है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर श्रृंगार रस की भी थोड़ी सी छवि है कि मतलब थोड़ी सी, कहते हैं ना कि इस चीज़ की भी थोड़ी सी झलक है इसमें, तो वो है कि श्रृंगार रस की छवि भी काव्य में माधुर्य भर रही है। अनुप्रास एवं वीप्सा अलंकार का भाव काव्य सौंदर्य को और बढ़ा रहा है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब एक शब्द बार बार आए, ठीक है ना, और वीप्सा अलंकार क्या होता है जब एक जैसे कहीं कहीं पर ऐसा लगे, कहीं कहीं, ये इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। तो जहाँ पर एक ही शब्द जैसे 2 बार आए, और अनुप्रास अलंकार जैसे कि न बार बार आ रहा है या कोई शब्द बार बार आ रहा है, चाहे वो एंडिंग में आए, चाहे बीच में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, मतलब किसी भी तरीके से आए, तो वहाँ पर पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अनुप्रास अलंकार और विप्सा अलंकार की प्रधानता है। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर, कैसे कर सकते हैं हम इसकी व्याख्या। मैं ये नहीं कह रही कि जो हम यहाँ पर दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया कि ये भी एक तरीका हो सकता है इसकी व्याख्या करने का। तो देखिए कवि कहते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। देखिए व्याख्या की स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, जैसे मैं कहती हूँ ना निबंध में भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए कि कवि कहते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, हर पद पर कभी दुख तो कभी सुख मिलता है, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना पड़ता है, कभी अंधकार तो कभी प्रकाश का वास होता है। इस बात को कवि ने प्रकृति और मनुष्य जीवन दोनों के उदाहरणों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आप जब हम ये पूरी व्याख्या करेंगे, ठीक है ना, आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और तब आप देखेंगे कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि बस जो कविता में दिया गया है उसको एज इट इज़ बस वाक्य के रूप में हमने लिख दिया। किस प्रकार से उसको लिखा है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। मनुष्य हो या पशु, प्रकृति हो या कोई भी इस वास्तविकता को परिवर्तित नहीं कर सकता कि जीवन में मिलना बिछड़ना, लेना देना, सुख दुख चलता रहता है। इसलिए श्रेयस्कर यही है, श्रेयस्कर मतलब बेहतर यही है। अब बेहतर की जगह श्रेयस्कर लिखना कितना सही रहेगा। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि इस परम सत्य को, ये परम सत्य है जो कोई मतलब बदल नहीं सकता, इस परम सत्य को स्वीकार कर सभी को जीवन पथ पर कभी हार नहीं माननी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और धैर्य, उत्साह और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रकृति भी निरंतर हमें विभिन्न माध्यमों से यही संदेश देने का प्रयास करती है। अब पहले पैराग्राफ में तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मतलब थोड़ी फिलॉसफी झाड़ दी कि उसमें दिया क्या हुआ है, एक निचोड़ लिख दिया। अब जो कविता की पंक्तियां हैं हमें उसकी भी एक्सप्लेनेशन करनी है कि उनका मतलब क्या है, हमने मतलब क्या समझा कि पक्षी आसमान में उड़ रहा है और ज़मीन पर आएगा तो उसका मतलब क्या निकाला हमने, वो व्याख्या में आना चाहिए। कि प्रकृति भी निरंतर हमें विभिन्न माध्यमों से यही संदेश देने का प्रयास करती है, केवल हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। रात होते देख लगता है कि सुबह बिछड़ गई या समाप्त हो गई। अब जैसे रात हो रही होती है, हम कहते हैं कि सुबह खत्म हो गई, अब तो दोपहर आ गई, दोपहर खत्म हो गई, अब तो शाम आ गई, शाम खत्म हो गई, अब तो रात आ गई। परंतु यदि हम इसे प्रेम और शांत भाव से देखें तो लगता है कि संध्या उषा से मिलने आई है। उषा संध्या का स्वागत करती है और विदा लेकर पुनः मिलने के वचन के साथ चली जाती है। तो एक चीज़ थी कि एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, वैसा कुछ थोड़ा रूड लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने कितने प्रेम के साथ उसे दर्शाया है कि ऐसा लगता है कि जैसे सुबह है वो शाम से मिलने आई है, कभी ऐसा लगता है कि जो शाम है वो सुबह से मिलने आई है, और उषा जो है मतलब सुबह जो है वो शाम का स्वागत कर रही है। उषा संध्या का मतलब, उषा का मतलब होता है सुबह का समय, संध्या का मतलब शाम का समय। तो सुबह और शाम लिखने की बजाय अगर आप उषा और संध्या लिखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। और विदा लेकर पुनः मिलने के वचन के साथ चली जाती है। उसी प्रकार आकाश में उड़ने वाले पंछी का अर्थ यह नहीं कि उनका धरती से संबंध टूट गया है। आकाश में असीम उड़ने के पश्चात वे लौटकर धरती पर ही आते हैं। अर्थात ये धरती के माध्यम से भी कहा गया है कि धरती को यह दुख नहीं मनाना चाहिए कि पक्षी मेरे पास क्यों नहीं रहते, वो आसमान में क्यों उड़ते रहते हैं, वो धरती पर विचरण क्यों नहीं करते। अरे भाई, आप ये वो आसमान में उड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पक्षियों का आपसे संबंध टूट गया है। इसका मतलब ये है कि वो आकाश में जितना भी उड़ ले आएंगे आपके पास ही, और संबंध नहीं टूटा है आपसे। रास्ते चाहे जिंदगी के हों या सड़क के, यदि सीधे भी प्रतीत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ मोड़ आ ही जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रास्ते की बात आ गई कि चाहे जिंदगी के मोड़ हों या सड़क के जो रास्ते होते हैं, सड़क के मोड़ हों, यदि सीधे भी प्रतीत हो रहे हैं, अगर हमें लगता है कि ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, हमें ये करना है, इससे पेपर क्लियर हो जाएगा, तब भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ मोड़ आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कभी ना मतलब कभी भी एक समान जो है, जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। उसमें समय के परिवर्तन आते रहते हैं समय के साथ। और इस अटल सत्य को मनुष्य और हर जीव को, यहाँ पे देखिए केवल मनुष्य नहीं लिखा हुआ, हर जीव के लिए लिखा हुआ है कि हर जीव को प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन का एक भावुक उदाहरण देते हुए भी कवि स्पष्ट करते हैं। अब देखिए वो जो पहली 2-3 पंक्तियां थी ना कि हम उतने ही पास रहेंगे जितनी हमें दूरी है, अब वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य जीवन का एक भावुक उदाहरण मतलब इमोशनल एग्जाम्पल देते हुए कवि स्पष्ट करते हैं कि हमें दूरियों का एहसास भी उन्हीं के साथ होता है जो हमारे हृदय के बहुत समीप होते हैं। अब जिसे हम अपने क्लोज मानते नहीं हैं, अब वो दूर चले जाएं हमें कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, लेकिन हमें कब लगता है कि वो हमसे बहुत दूर हो गया, क्यों? जब वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो हमें दूरियों का एहसास भी उन्हीं के साथ होता है जो हमारे हृदय के बहुत समीप होते हैं। अर्थात दुख देने वाली दिखने वाली ये दूरियां वास्तव में निकटता और प्रेम की मापक हैं, मतलब बताती हैं कि कितना अधिक प्रेम है और इसी का संदेश देती हैं। इसलिए यदि यहाँ पर ये ह बीच में गलती से आ गया है, ठीक है ना, इसे काट दीजिएगा। इसलिए यदि कोई हमसे किसी भी कारण दूर हो गया है और हम वास्तव में उससे मिलना चाहते हैं, उस संबंध को निभाना चाहते हैं, तो समय के साथ मिल ही जाएंगे। ऐसे संबंध कुछ पल के लिए टूट भी जाए तो समय के साथ प्रेम भाव और प्रयास के द्वारा पुनः जुड़ ही जाते हैं। तो ये देखिए ऐसी कोई कठिन व्याख्या नहीं थी, जो सिंपल सी हमने व्याख्या लिखी, लेकिन
इस प्रकार से आपको लिखना है कि सिर्फ ऐसा ना लगे कि आपने कविता की जो पंक्तियां हैं बस उन्हें ही वाक्य के रूप में लिख दिया। आपको उसे अपने तरीके से बताना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि जो रास्ते हैं वो चाहे ज़िंदगी के हों चाहे सड़क के रास्ते, वो चाहे सीधे दिख रहे हों लेकिन उसमें भी मोड़ होते हैं, और किस प्रकार होते हैं वो हमने आपको बता दिया। तो चलिए, पहली कविता की व्याख्या आई गेस आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो पॉज करके उसे पढ़ ये देख लीजिएगा अच्छे से। अब आते हैं हम दूसरी कविता पर। और याद रखिए, पिछली कविता जो थी वो अद्भुत रस की उदाहरण थी, क्योंकि अभी तक हमने जो मोस्टली पोएम्स देखी वो श्रृंगार रस या वीर रस की थी, ये अद्भुत रस की थी। और ये भी आपके लिए आज मैं एक अलग तरह की कविता लेकर आई हूँ, तो ज़रा देखिए। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, बहती हो क्यों। अब गंगा नदी पर बोला गया है कि तुम बह क्यों रही हो। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। निर्लज्ज भाव से, अरे भाई अब तो गंगा मैया को क्या कहा हुआ है। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार, निर्बल जन को सबल संग्रामी, समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों। अनपढ़ जन, अक्षरहीन, अनगिन जन, अज्ञ विहीन, नेत्र विहीन, दिक मौन हो क्यों। व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित सकल समाज, व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को तोड़ती ना क्यों। ओ गंगा की धार, निर्बल जन को सबल संग्रामी, समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समय लेकर समझिएगा इसका मतलब क्या है। और दूसरी चीज़, जितना मैं मानती हूँ आपको सभी शब्दों के अर्थ काफ़ी हद तक समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन सिर्फ एक जो शब्द जो थोड़ा बहुत जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है वो ये है, समग्रोगामी। अगर इस शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं भी पता चल रहा ना, जस्ट लीव इट। आप बाकी कविता देखिए, बाकी कविता की व्याख्या लिखिए। कभी कभी क्या होता है, ये मैं आपको अभी स्टार्टिंग में क्यों बता रही हूँ, ऐसी कविता को देखकर ना स्टूडेंट एकदम से मतलब उन्हें लगता है कि यार ये वाला वर्ड तो हमें पता ही नहीं है, इसका अर्थ क्या है। ऐसे तो हम क्या कहते हैं कि सही कविता को सही से समझ ही नहीं पाएंगे। अरे भाई, शब्द को छोड़कर बाकी कविता पढ़िए, आपको भाव समझ में आ जाएगा। और एक बार भाव समझ में आ गया तो व्याख्या आप जैसे मर्जी करते रहिए फिर। तो विस्तार है अपार। अब आपने देखा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक पहुँचती है, कितना ज़्यादा विस्तार है उनका, कितनी जगह फैली हुई है गंगा नदी। अनेक अनेक जगह पर अनेक अनेक नामों से पुकारी जाती हैं गंगा नदी। तो विस्तार तो अपार है, प्रजा दोनों पर, मतलब गंगा के हर ओर मतलब मनुष्य रहते हैं। करे हाहाकार। अब ये हाहाकार क्यों कर रहे हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। निशब्द सदा ओ गंगा तुम बहती हो क्यों। अगर क्या कहते हैं कि उसके आसपास जो लोग हैं वो हाहाकार कर रहे हैं, ठीक है ना, और गंगा को हम माता के समान मानते हैं, तो यानी कि जो प्रजा है वो उसकी संतान हुई, तो संतान जो है वो हाहाकार करे और जो माता है वो मौन रहकर देखती रहे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो गंगा तुम मतलब ऐसे चुप रहकर निशब्द बहती क्यों रहती हो, कुछ करती क्यों नहीं। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। अब यहाँ पे निर्लज्ज कि मतलब ऐसे इतनी निर्लज्जता से तुम फिर भी बहती रहती हो कि नैतिकता नष्ट हो गई, मानवता नष्ट हो गई। अब वो कैसे नष्ट हुई, अब वो आपको सोचना है, कविता को मतलब कि अच्छे से समझना है। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार, निर्बल जन को सबल संग्रामी, समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों। अब जो इतिहास है वो चिक चिक कर पुकार रहा है निर्बल जन को, कि जो कमज़ोर मनुष्य हैं, निर्बल जन हैं, उन्हें सबल संग्रामी, सबल मतलब कि जो हिम्मत वाले, ताकतवर, मतलब जो युद्ध लड़ सके। और युद्ध ऐसा नहीं कि सिर्फ युद्ध क्षेत्र में, जीवन का भी जो युद्ध है वो लड़ सके। समाज में रहकर जो आपके मतलब कि जीवन यापन का जो युद्ध होता है वो सबसे बड़ा युद्ध होता है, जीवन स्वयं में एक युद्ध है, ठीक है ना। तो उन्हें सबल संग्रामी बनाती नहीं हो क्यों, क्यों नहीं बनाती तुम। अब गंगा नदी इसमें क्या कर रही है, क्या रोल प्ले करती है वो आपको समझना है। समग्रोगामी, अब इसका मतलब क्या है। पहले तो जब भी इतना बड़ा शब्द आ जाए, मैंने हमेशा आपको कहा है कि उसका अर्थ आप आसानी से जान सकते हैं अगर आप उसे तोड़ लें। समग्रोगामी, इसमें एक शब्द जो आपको अच्छे से पता है वो है समग्र। समग्र का मतलब क्या होता है, सारा। कहते हैं ना समग्र संसार महादेव की पूजा करता है, ठीक है ना, सावन का महीना चल रहा है भाई। तो समग्र मतलब कि सारा, और समग्रोगामी, गामी मतलब कि कहीं जाने वाला। तो जो हर जगह मतलब की जाती है, हर जगह फैली हुई है, पूर्ण, जो परिपूर्ण है, मतलब अपने आप में पूर्ण है, पवित्र है, उस अर्थ में लिया गया है गंगा को। तो बेसिकली ये एक विशेषण है जो कि गंगा नदी को दिया गया है, तो इस पर आप इतना फोकस मत करिए, जिस इसका अर्थ मैं आपको बता रही थी। अनपढ़ जन, अक्षरहीन, अनगिन जन, अनगिन मतलब अनगिनत लोग हैं जो कि अक्षरहीन हैं, अनपढ़ हैं। अज्ञ विहीन, नेत्र विहीन, दिक मौन हो क्यों।
कि मतलब कि ना तो उन्हें ज्ञान है, ना उनके पास नेत्र हैं। नेत्र मतलब ऐसा नहीं कि वो अंधे हैं, नेत्र विहीन मतलब कि जिनके पास नेत्र नहीं है, जो वास्तविकता नहीं देख सकते, जो सही चीज नहीं देख सकते, जो वास्तविकता है उसे नहीं देख सकते। व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, ठीक है ना, कि जो व्यक्ति है वो समाज के बारे में नहीं सोच रहा, वो व्यक्ति केंद्रित है, वो या तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या किसी की पर्सनल लाइफ में बार बार झांक रहा है। तो व्यक्ति जो है वो केवल व्यक्ति केंद्रित है, समाज केंद्रित नहीं है। सकल समाज व्यक्तित्व रहित, अब मतलब कि व्यक्तित्व उनमें नहीं बचा है, उनका व्यवहार सही नहीं है। निष्प्राण समाज को तोड़ती ना क्यों, तुम इस निष्प्राण समाज को क्यों नहीं तोड़ती। निष्प्राण समाज क्यों हो चुका है कि हम उसमें जैसे कहते हैं ना कि ये तो जिंदा लाशें चल रही हैं जिनमें मानवता नहीं है, जिनके अंदर हृदय नहीं है, दिल नहीं है, कोई मतलब किसी के लिए भावनाएं नहीं है। हम कहते हैं ना कि कितना कठोर हो चुका है इंसान, ऐसा लगता है पत्थर हो चुका है, निष्प्राण हो चुका है, वो इस अर्थ में लिया गया है। ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा भाव है कि निर्लज भाव से बहती हो क्यों। अब मैंने तो थोड़ा प्यार से पढ़ा, लेकिन जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है कि नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज भाव से बहती हो क्यों, तो यहाँ पे तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि गुस्सा दिखाया गया है, कि गंगा नदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि तुम इतनी निर्लज्जता के साथ बहती जा रही हो, कि तुम्हारी जो संतान है उसमें नैतिकता नष्ट हो चुकी है, मानवता नष्ट हो चुकी है, उनका व्यक्तित्व खत्म हो चुका है, समाज निष्प्राण हो चुका है, उनके अंदर भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, फिर भी तुम बहती जा रही हो, वो भी मौन रहकर बहती जा रही हो। अब जैसे माता है, माता पिता जो हैं, अगर उनकी संतान बुरे रास्ते पर जा रही है तो क्या माता पिता चुप करके देखते हैं? नहीं देखते। या कुछ माता पिता जो चुप रहकर देखते हैं वो पाप करते हैं, वो निर्लज्जता करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, बेसिकली इसे माता पिता और संतान के बीच का जो रिश्ता है वो चीज़ दिखाई हुई है बेसिकली। और गंगा नदी अब क्या कर सकती हैं इसमें, कि जैसे अगर जो लोग हैं कि वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि उनमें गंगा नदी में बाढ़ आ जाए या गंगा नदी सूख जाए कि अब तुम्हें मेरा पावन पवित्र जल मिलेगा ही नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ तरीके से तो गंगा नदी को आगे आना ही होगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कविता में जो लिखा जाता है वो नहीं होता, जो पीछे छिपा हुआ अर्थ है वो है। तो यहाँ पे गंगा नदी तो एक माध्यम है। मेन बात गंगा नदी का यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि गंगा हम माँ के समान मानते हैं गंगा नदी को, ठीक है ना। तो अब देखिए कि इसके प्रसंग, इसकी व्याख्या कैसे होगी। अब जैसे कि शब्दार्थ तो वही यहाँ पर सारे संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो शब्दार्थ तो बहुत सारे हैं। जैसे कि देखिए अपार मतलब बहुत अधिक, ठीक है ना। निर्लज्ज मतलब बिना किसी शर्म के, और हुंकार मतलब ललकारना, ठीक है ना। हम जैसे कहते हैं ना कि हम इसे ललकार रहे हैं, जोर जोर के बुला रहे हैं। निर्बल मतलब कमजोर, सबल मतलब हिम्मत वाला, मतलब बल के साथ। संग्रामी मतलब योद्धा, समग्रोगामी मतलब पवित्र या पूर्णतावादी, मतलब सभी चीज़ें इंक्लूडेड किए हुए, इंक्लूडेड एवरीथिंग। अनगिन मतलब अनगिनत, जिन्हें गिना ना जा सके। अज्ञ मतलब न जानने वाला, ठीक है ना। दिक् मतलब दिशा, सकल मतलब समस्त, कुल टोटल, कि सकल समाज मतलब पूरा समाज। और जैसे ये है दिक् मौन क्यों हूँ, कि नेत्रविहीन, दिशा विहीन, कि लोगों के पास ना तो सही रास्ता है जाने के लिए, ना तो वो सही दिशा में जा रहे हैं, मार्ग पे जा रहे हैं, ना वो सही से देख पा रहे हैं, ना वो सही से ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब तो बेसिकली इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं, तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि दी गई पंक्तियों में कवि ने माँ गंगा के प्रति रोष और घृणा का भाव दर्शाते हुए कहा है। ये निर्लज्जता, अगर मैं तुमसे ये कहती हूँ कि क्या ये बेशर्म हो कि तुम ये काम कर रहे हो, इसका मतलब कि मैं तुमसे घृणा कर रही हूँ, नफरत कर रही हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो इसलिए उनके प्रति रोष और घृणा का भाव दर्शाते हुए कहा है कि धर्म का आधिक्य और धर्म का अधूरा ज्ञान ही अधर्म का कारण बनता है और इसके भयंकर परिणाम निकलते हैं। तो अब ये देखिए किस प्रकार से लिखा है और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे वो सब देखिएगा। जैसे कि एक बुक है द शिवा ट्रायोलॉजी, अगर आपने बाई चांस पढ़ी हो, बहुत अच्छा नॉवल है। उसमें भी यही चीज़ है कि जैसे पुराने समय में जब मतलब कि अमृत बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे थे, तो उसके बहुत ज़्यादा बनाए जाने के कारण भी नुकसान हो रहे थे, ठीक है ना। तो वही है कि, और महाभारत तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाई सारे अपना अपना धर्म लेकर बैठे थे, मैंने प्रतिज्ञा लिया मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैंने ये प्रतिज्ञा लिया मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन वही जो धर्म था, ठीक है ना, वही अधर्म का कारण बना। तो यही है कि धर्म का आधिक्य और धर्म का अधूरा ज्ञान ही अधर्म का कारण बनता है और इसके भयंकर परिणाम निकलते हैं। जैसे कि मानवता नष्ट हो गई, नैतिकता नष्ट हो गई। अब वो किस प्रकार नष्ट हुई है वो अब आपको अपने तरीके से सोचना है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया, यहाँ पर केवल परिणाम बताया गया है।
परिणाम ये निकला है कि मानवता नष्ट हो गई है, नैतिकता नष्ट हो गई है, लेकिन ये किस कारण से हुआ है, कैसे हमें पता चल रहा है, वो देखना है अब, और वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। और मैं बता दूं, ये जो कविता है ये नरेंद्र शर्मा की कविता है। चलिए तो व्याख्या देखते हैं कि दी गई पंक्तियों में कवि माँ गंगा से रुष्ट होकर कुछ प्रश्न पूछते प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है ना, के नहीं से। माँ गंगा से रुष्ट होकर, रुष्ट मतलब नाराज होकर, इसी माध्यम से वे हमारे जीवन से संबंधित एक ज्ञान भी देना चाह रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर भी वो हिंदी ट्रांसलेशन के वक्त थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे छह नहीं चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि माँ गंगा निस्संदेह अत्यंत विशाल हैं, जिनका हर ओर विस्तार है और जिनके हर ओर प्रजा निवास करती है, ताकि वे गंगा के पावन शुद्ध जल से अपने जीवन का सही निर्वाह कर सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और पापों से मुक्त हो सकें। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है, जो कि स्टार्टिंग की जो लाइंस थी। परंतु यह प्रजा अब हाहाकार कर रही है, क्योंकि धर्म का अनुचित लाभ उठाकर दुर्जन मानवता और नैतिकता का नाश कर रहे हैं। अब कभी कभी लोग क्या, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दुर्जन लोग, दुर्जन के साथ लोग जोड़ देते हैं, जबकि वो गलत है। दुर्जन, दुर मतलब बुरा, जन मतलब लोग, तो दुर्जन का मतलब ही अपने आप में है बुरे लोग। तो अब जो प्रजा है वो हाहाकार क्यों कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी गंगा का वो मतलब ये तिरस्कार कर रहे हैं या उनका फायदा उठा रहे हैं। प्रजा हाहाकार इसलिए कर रही है क्योंकि धर्म का अनुचित लाभ उठाकर जो बुरे लोग हैं वो मानवता और नैतिकता का नाश कर रहे हैं। निश्चय ही गंगा नदी पवित्रता एवं ममता का प्रतीक है, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उसकी संतान माँ गंगा के वात्सल्य का अनुचित प्रयोग करे और माने कि वह उसके हर पाप और दुष्कर्म को क्षमा कर देंगी। अब देखिए किस प्रकार से, ठीक है ना, गंगा के वात्सल्य का, वात्सल्य का मतलब क्या होता है, जो संतान के प्रति प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहा जाता है। कि मतलब उसकी संतान माँ गंगा के वात्सल्य का अनुचित प्रयोग करे और माने कि वह उसके हर पाप और दुष्कर्म को क्षमा कर देंगी। माँ गंगा को दुराचार से भरे इस समय में इन दुराचारियों के लिए बहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि जो माँ गंगा बह रही हैं ज़मीन पर, ठीक है ना, अपना जल जो है वो प्रदान कर रही हैं इंसान को, मनुष्य को, ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसे ही दुराचारी लोग हैं जो माँ गंगा का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो फिर माँ गंगा बहे ही ना, उन्हें बहना बंद कर देना चाहिए कि मैं अब तुम्हें अपना पवित्र जल दूंगी ही नहीं। अब बताओ पाप करके कहाँ जाओगे। तो जिस नदी को हम पूज्य मानकर उनकी स्वच्छता और निर्मलता का हमें ध्यान रखना चाहिए, कि जिस नदी को हम इतना पूज्य मानते हैं हमें तो उसकी स्वच्छता का, निर्मलता का ध्यान रखना चाहिए। उसी के जल में हम अस्थियां बहा देते हैं, तो कभी अनावश्यक ही पूजा सामग्री बहाते रहते हैं, ठीक है ना, और उससे हम आशीर्वाद लेने के लिए, उसकी दिव्यता का अनुभव करने के लिए नहीं। और ये सब जैसे ये जो अस्थियां बहा देते हैं, पूजा सामग्री जो बहा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम दिल से उनका आशीर्वाद चाहते हैं, ठीक है ना, बल्कि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने पाप धोने के लिए करते हैं। हम गंगा के इस पूज्य जल को झूठी शपथ में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना, और अपनी आय के लिए इस जल का व्यापार करते हैं। इसी को मनुष्य यदि सामान्य अर्थ में समझे तो पाएगा कि माता पिता सदैव अपनी संतान को अपार प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करने का हर संभव प्रयास करते हैं। परंतु इस वात्सल्य के चलते यदि वे अपनी संतान की अनुचित इच्छाओं को भी पूरा करेंगे, उनके बुरे कर्मों पर रोक नहीं लगाएंगे और उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो यह उनकी संतान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ये है अल्टीमेट पॉइंट। वे अपनी संतान के भविष्य को केवल अंधकार और पतन की तरह ही अग्रसर करेंगे। समय रहते यदि दंड की आवश्यकता हो तो अभिभावकों को कड़े निर्णय भी लेने चाहिए और संतान को सही मार्ग पर लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हर गलती क्षमा योग्य नहीं होती। उचित दंड और उचित मार्ग दिखाकर संतान का भविष्य उज्जवल करना ही सर्वथा उचित है। तो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि संतान सही मार्ग पर नहीं जा रही तो आपको पहले उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए। वो प्रेम से नहीं समझते, अगर दंड की आवश्यकता पड़ ही जाती है तो दंड भी देने से कतराना नहीं चाहिए। उसी प्रकार जो माँ गंगा है, अब वो चाहे बाढ़ ले आए, ठीक है ना, चाहे सूख जाए, लेकिन अब उन्हें इंसान को समझाना होगा कि अगर तुम मेरी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखोगे, मेरी निर्मलता का ध्यान नहीं रखोगे, मन में मेरे लिए जैसे एक प्रेम का भाव नहीं रखोगे, तो फिर क्या ही फायदा मेरा धरती पर आने का। अब भावार्थ क्या है कि कवि माँ गंगा के उदाहरण से यह संदेश देना चाहते हैं कि संतान को अपने माता पिता एवं समाज में
ठीक है ना। सभी जीवों और वस्तुओं का सम्मान करना सीखना होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ माता पिता का नहीं कहा, हमने समाज का भी कहा है, वस्तुओं का भी कहा है कि हमें जो वस्तुएं हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। माता पिता, और ये सब सिखाना माता पिता का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बच्चे करें, माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को इस तरीके से हर चीज़ का सम्मान करना सिखाएं। यह कार्य यदि प्रेम से हो तो बहुत अच्छा है, परंतु इसके लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो संकोच की भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब सोचना नहीं चाहिए माता पिता को कि है हम दंड दें ना दें, ये तो हमारा मतलब कि ये हमारी प्रिय संतान है, ऐसा कुछ नहीं। अपनों के लिए आवश्यकता से अधिक स्नेह और अंधा प्रेम केवल पतन का मार्ग ही प्रशस्त करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आई गेस सभी को पता है, महाभारत जो हुई वो क्यों हुई? क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को नहीं रोका अधर्म करने से। अगर वो वहीं पर उसे अधर्म करने से रोक देते तो महाभारत का युद्ध कदाचित होता ही ना। तो यही है कि जो माता पिता हैं कि नो डाउट वो अपनी संतान के लिए अपने मन से अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अगर दंड की आवश्यकता है तो अब दंड देने का समय आ चुका है। दंड देना चाहिए, तभी जो संतान है वो सही मार्ग पर आएगी। और लेकिन वही कहते हैं ना कि आपको व्याख्या इस प्रकार से करनी है कि सारे दरवाजे खुले रहें। आपने सबसे पहले सकारात्मकता दिखाई कि यदि कार्य प्रेम से हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे प्यार से समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा पहले अहिंसा को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर वो प्रेम से नहीं समझ रहे हैं और अगर आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े, कठोर निर्णय का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मारने लग जाएं या सिर्फ डांटने लग जाएं। हो सकता है कि आप जैसे उनकी वीडियो गेम्स बंद करवा दें या ऐसा कुछ मतलब। और इसमें विशेष क्या था इस कविता में कि काव्य विभत्स रस एवं ओज गुण का एक उत्तम उदाहरण है। विभत्स रस, अभी तक आए गए जितनी भी आपने कविताएं पढ़ी होंगी, जितनी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ठीक है ना, सारे श्रृंगार रस, वीर रस मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अद्भुत रस और विभत्स रस की अभी तक हमने कोई कविता नहीं की थी। तो इसलिए आज मैं इन दोनों प्रकार की जो कविताएं हैं ये आपके लिए लेकर आई। तो काव्य विभत्स रस एवं ओज गुण का एक उत्तम उदाहरण है। तत्सम एवं सामासिक शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली मतलब शुद्ध हिंदी के जो शब्द हैं, निर्बल, सकल, निष्प्राण, निष्ठुर, ये सारे शब्द। और सामासिक शब्दावली जैसे समग्रोगामी, इस प्रकार के जो जुड़े हुए जो शब्द होते हैं जिनका कुछ भी मतलब अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि दो शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, तो उसका सुंदर प्रयोग किया गया है। अभिभावकों को उनके सही कर्तव्य पालन का संदेश देने का प्रयास किया गया है। अभिभावक कौन होते हैं? सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आपके गार्डियंस, कि जो भी मतलब आपकी देखभाल कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि जिनके मम्मी पापा नहीं है उनकी केयर कोई करता नहीं है, उनके बड़े करते होंगे, उनके बड़े भाई बहन या उनके दादा दादी, नाना नानी, कोई भी। तो अभिभावकों को उनके सही कर्तव्य पालन का संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो ये आपकी व्याख्या थी। आई होप यहाँ तक दोनों जो कविताएं हैं उनकी व्याख्या आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आई नो ये वाले लेक्चर थोड़े से लंबे हो जाते हैं, थोड़े से मतलब कि बोरिंग कभी कभी स्टूडेंट्स को लगते हैं, क्योंकि इसमें आप इतना ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट रेगुलरली नहीं कर पाते। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग हो सकते हैं अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है, आप भी अपने एंड पर थिंकिंग कर रहे हैं कि हाँ इसका अर्थ ये भी निकल सकता है, इसका अर्थ ये भी निकल सकता है। और बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि इसका अर्थ ऐसा भी निकल सकता है, अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो में नीचे अपने कमेंट्स डालिएगा, बिल्कुल डालिएगा, बिना ये सोचे समझे कि दूसरे लोग हमारे कमेंट्स पढ़ेंगे, हंसेंगे, क्या करेंगे। लीव दैट, दूसरे क्या सोचेंगे ये आपका काम नहीं है, वो उन्हें सोचने दीजिए। अगर आपके मन में कोई नया विचार आता है, अगर आप वो चीज़ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे लिखिए वो। और सिविल से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हिंदी व्याकरण की या व्याख्या की किसी भी प्रकार की तैयारी है, निबंध लेखन, मुहावरे जो पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है ना, उन सब की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर वो किसी से चेक करवाना चाहते हैं बट कोई टीचर नहीं है, जैसे कि कहते हैं ना कि आपने कोर्स नहीं लिया हुआ लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई टीचर हो, उसके लिए भी आप हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, और हमसे मतलब पेपर हमें दे सकते हैं चेक करने के लिए, हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। चलिए, तो अब कविताओं की व्याख्या हो गई, अब एक गद्यांश ले लेते हैं फटाफट, और ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका। ये देखिए, सबसे पहले तो शब्दार्थ वगैरह चाहे पहले आ गए, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गद्यांश है। चाहे ये बहुत सिंपल सा लगता है देखने में, बट स्टिल देखिए, जहाँ घोड़े पी रहे हैं वहाँ पानी पीजिए, क्योंकि वे कभी भी दूषित पानी नहीं पिएंगे। अच्छा जी, अपना बिस्तर वहाँ लगाएं जहाँ बिल्ली सोती है, क्योंकि उसे शांति पसंद है। अरे प्लीज़,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिल्ली है अगर उसने किसी मतलब पेड़ के नीचे, ठीक है ना, अपना बिस्तर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वहां पे वो लगा लें। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर उसने वो वाला स्थान चुना है तो आप भी अपना जो निवास स्थान है वो उसी जगह बनाए, मतलब एक प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया है। अ, जिसे भी फल को जिस भी फल को कीड़े ने नहीं छुआ, लेकिन उसमें कीड़े ने छुआ है लेकिन उसमें घुसा नहीं है, वे खाएं। कीड़ा हमेशा पके फल की तलाश में रहता है। और जहाँ छछूंदर खोदे वहाँ अपना पेड़ लगाओ, क्योंकि वह उपजाऊ भूमि है। देखिए अब यहाँ पर छछूंदर की भी एक क्वालिटी बताई हुई है कि छछूंदर को पता होता है कि ये उपजाऊ भूमि है। जैसे कहते हैं ना कि एनिमल्स में भी कुछ सेंसेस होती हैं, जैसे जो मतलब कुत्ता होता है वो बहुत दूर से सूंघ लेता है, उसकी सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो छछूंदर है उसे पता होता है कि ये उपजाऊ भूमि है या नहीं, क्योंकि उन्हें मिट्टी की खुशबू वगैरह से पता होता है। तो इसलिए अपना पेड़ वहां लगाओ जहाँ छछूंदर खोदें, क्योंकि वहां उपजाऊ भूमि होती है। अपना घर वहां बनाओ जहां सांप अपने आप को गर्म करने के लिए बैठता है, क्योंकि वह स्थिर भूमि है जो गिरती नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि जो सांप है वो मतलब ज़मीन में ऐसे एक खोल सा बना के वहाँ पर रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ज़मीन में ये खोदें और वहाँ पर रहें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे उस एरिया में मतलब सांप वगैरह काफ़ी बनाए हुए हैं, तो मतलब आपको पता चल गया कि ये वाला जो एरिया है, पूरी ये वाली जो सिटी है, ठीक है ना, ये ऐसी मतलब सिटी है या ये ऐसी जगह है जहाँ पर भूकंप वगैरह का थोड़ा कम डर है। जैसे होता है ना कि एक जो जगह होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है जगह, कि जहाँ पे भूकंप अक्सर आते रहते हैं, या जहाँ पर एक कभी भी भूकंप आए तो बहुत जल्दी तबाही हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर गलती से भूकंप आ भी जाए तब भी इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जगह जो है वो स्थिर है। तो ये चीज़ है, तो एक वैसे प्रेरणा दी हुई है। उस जगह पर पानी को खोजने के लिए खुदाई करें जहाँ पक्षी गर्मी से छिपते हैं। पक्षी जहाँ भी खड़े होते हैं पानी छिप जाता है। तब देखिए जैसे होता है ना कभी कभी कि आप कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदना है आपको, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े में मैं कहाँ पानी ये के लिए मतलब खोदना शुरू करूं, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है। तो वहां खुदाई करें जहां पक्षी गर्मी से छिपते हैं। और सो जाओ पक्षियों के कलरव के साथ और पक्षियों के साथ जागो, यह सफलता की खोज है। तो आपने देखा कितना प्यारा सा गद्यांश दिया गया है, कितना इंफॉर्मेटिव है, कितनी जानकारी दे रहे हैं वो, कि जो छछूंदर है, कहने के लिए सांप छछूंदर ये हम नाम सुनते हैं तो हम एक घृणा सी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। बुरा समय भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, हमारा अपमान भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो वो तो फिर भी जीव जंतु हैं, ठीक है ना, पशु हैं, तो उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेकिन अब इसकी व्याख्या क्या है, इसका मतलब कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ कुछ हैं, जैसे दूषित का मतलब मैला, कलरव, अब ये जैसे ना कि पक्षियों के कलरव के साथ, तो चिड़ियों और पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज़, जो चिड़ियों और पक्षियों के जो आवाज़ होती है, ठीक है ना, मधुर आवाज़, उसे कलरव कहा जाता है। अब प्रसंग क्या है, इसमें बताया क्या हुआ है, लेखक ने, अब ये गद्यांश है इसलिए लेखक आएगा, कवि नहीं आएगा। लेखक ने पशुओं से संबंधित अद्भुत तथ्यों और वास्तविक उदाहरणों द्वारा मनुष्य को सही जीवन जीने की प्रेरणा देने का प्रयास किया है, देने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि आपने उन्होंने बस यही बताया कि बस जहाँ पे बिल्ली सो रही है अब तो आप घर वहीं बनाएंगे और कहीं बनाएंगे ही नहीं, ऐसा कुछ वहाँ पे बताया नहीं गया। बेसिकली क्या है कि आपको सही जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को हर चीज़ से सीखना चाहिए, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो। तो अब इसकी व्याख्या कैसे होगी कि दी गई पंक्तियों में लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह कितना विचित्र है कि मनुष्य सदैव स्वयं को पशुओं और शेष सभी जीव जंतुओं में हर प्रकार से श्रेष्ठ समझता है, ठीक है ना, चाहे वह बुद्धि हो, ज्ञान हो, ठीक है ना, आपका व्यवहार हो या रहन सहन। अपने अहम में लीन वह पशुओं एवं प्रकृति को भी स्वयं से नीचे और तुच्छ समझता है। ये वास्तविकता है कि मनुष्य सभी को अपने से नीचे समझता है, उसे लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ इन सभी में। इस कारण वह कभी प्रकृति या पशुओं से कुछ सीखने या उनका अनुसरण करने के बारे में विचार भी नहीं करता और उन पर सदैव किसी न किसी प्रकार नियंत्रण करने का प्रयास करता है। आपने देखा ही है कि जैसे पौधे अभी उग रहे हैं, लेकिन इंसान बस बार बार टेक्नोलॉजी खोजता रहता है कि किस प्रकार मैं इस मौसम में भी आम उगा दूं, किस प्रकार मैं सर्दियों में भी आम ये उगा दूं। लेकिन उसमें वो जो कहते हैं ना वास्तविकता, जो उसमें असली जो मिठास है, नेचुरल जो मीठापन है उसमें, वो कहाँ से आएगा, वो उस गर्मी से आता है। तो मनुष्य मतलब हर तरीके से जानवरों को या प्रकृति को अपने बस में करने का प्रयास करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों पर केवल एकाधिकार चाहता है और पशुओं के अधिकारों का हर प्रकार से हनन करता है।
अब जैसे कहते हैं ना कि जो जंगल है वो पशुओं का घर है भाई, लेकिन इंसान क्या करता है कि जंगल काटता रहता है और इंडस्ट्री लगाता रहता है और मकान बनाता रहता है। अरे अगर आप जंगल काट देंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? जानवरों को अल्टीमेटली ज़मीन पर आना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि तेंदुआ घुस आया शहर में। अरे भाई तेंदुआ कहाँ जाए? आपने उनका जो घर था, निवास स्थान था जंगल, वो तो काट दिए, अब वो कहाँ जाए बेचारा? परंतु यह कितना हास्यास्पद है। अब ये हास्यास्पद का मतलब ये नहीं कि कितना प्यारा है, हास्यास्पद मतलब कि कितनी, मतलब व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष कसा गया है कि वही प्रकृति और पशु समय समय पर किसी न किसी माध्यम से मनुष्य को सीख देते रहते हैं और विभिन्न आपदाओं से लड़ने के लिए भी वे ही मनुष्य की सहायता भी करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही कोरोना। वो कहते हैं ना कि मनुष्य तो बड़े बड़े परमाणु बम लेके बैठा था और वो एक छोटा सा जो कीटाणु आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो ये है कि मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, लेकिन यही जो पशु हैं ये मनुष्य को ज्ञान आकर दे जाते हैं कि अगर तुम लापरवाही करोगे, अगर तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। परंतु इसके उपरांत भी मनुष्य ने कभी इनके महत्व को नहीं जाना कि इतना कुछ हो गया। लेकिन आप देख लीजिए, कोरोना, जितना मर्जी कोरोना फैलता रहे लेकिन लोग अभी भी नहीं समझते हैं, अभी भी गंदगी फैलाते ही रहते हैं, अभी भी मतलब गलत काम करते ही रहते हैं। परंतु समय है कि मनुष्य उनके महत्व को समझे और जाने कि प्रकृति, मनुष्य और पशु दोनों के लिए समान है और दोनों का ही इस पर समान अधिकार है। वास्तविकता तो यह है कि पशु इतना हनन होने के उपरांत और संसाधनों के इतने अभाव के बाद भी मनुष्य से कई गुना अधिक गुणवत्तापूर्ण जीवन का निर्वाह करते हैं। अब यहाँ पर आई मुद्दे की बात जो वहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि हम पशुओं का इतना हनन करते हैं, उनको इतना दुख पहुंचाते हैं और उनके पास संसाधनों की कितनी कमी है। मनुष्य के पास तो कितने सारे संसाधन हैं, पशुओं के पास क्या है? पशु तो केवल उतना खा पाते हैं जो मनुष्य उनके लिए छोड़ता है। इसके उपरांत भी जो जानवर है वो इंसान से ज़्यादा बेहतर जीवन जीता है, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का। ये नहीं कहेंगे ज़्यादा बेहतर जीवन जीता है, वो तो इंसान जीता है, लेकिन बेहतर क्वालिटी का। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता भी जब ज़मीन पर बैठता है तो उस जगह को साफ करके बैठता है, लेकिन इंसान जहाँ पर बैठता है वहीं उसे गंदा कर देते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने देखा होगा कि एक जंगल जहाँ पे पशु रहते हैं वो तो जंगल बिल्कुल हरा भरा है, बिल्कुल साफ है, लेकिन मनुष्य जब उस जंगल में गया, घूमने फिरने गया, कैंप लगाया, तो वहाँ पर वो सारी गंदगी छोड़ आया। प्लास्टिक के बैग पड़े हैं कहीं पर कुछ पड़ा है, कहीं पर आग लगी हुई है, लकड़ियाँ ऐसे गिरी पड़ी हैं। तो ये है कि पशु कितना गुणवत्तापूर्ण जीवन बिताते हैं। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो मनुष्य को पशुओं के जीवन से सीखनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि केवल हर कोई बस हम ही सबको सिखाने के लिए बने हैं। हमें भी जहाँ से भी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो, जहाँ से भी हमें सही ज्ञान मिले, हमें लेना चाहिए। अब क्या, अब आगे देखते हैं। जानकारी देते हुए, अब यहाँ पर बताया गया है कि जानकारी देते हुए लेखक बताते हैं कि घोड़ा कभी भी दूषित पानी नहीं पीता, इसलिए जहाँ भी वह स्थान जल की शुद्धता की जानकारी देते हैं। इसका मतलब कि जो घोड़े हैं वो जल की शुद्धता की जानकारी देते हैं। अगर आप पानी पी रहे हैं तो उससे पहले घोड़े को कहिए, मतलब घोड़े को भेजिए वहाँ पे उस सरोवर के पास पानी पीने के लिए। अगर घोड़े ने वो पानी पी लिया, दैट मीन्स कि वो पानी जो है वो दूषित नहीं है, वो साफ़ है, आप भी वो पानी पी सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है कि ये घोड़े की एक विशेषता है। और साथ ही जल को सदैव शुद्ध रखने और शुद्ध जल पीने का संदेश देता है। घोड़ा ये भी संदेश देता है कि शुद्ध जल पिए, क्योंकि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल ही है। कहते हैं ना 75% बॉडी हमारी वाटर से ही बनी हुई है और सही स्वास्थ्य हेतु शुद्ध जल अत्यावश्यक है। एक बिल्ली सदैव शांत जगह पर सोती है और संदेश देती है। अब उसके शांत जगह पर सोने का संदेश क्या है? ये नहीं कि तुम उसी जगह पर आके सो मेरे साथ, बिल्ली ये कहती है। वो संदेश देती है कि जीवन में कितने ही बाधाएं हों, कितने ही लक्ष्य हों, परंतु निद्रा सदैव शांत मन से लेनी चाहिए। ये है मेन बात, कि आपका मतलब कि जितने भी आपके मन में मतलब दिमाग में परेशानियां हो, लेकिन जब आप सोएं तो शांत मन से सोएं, तभी बिल्ली की तरह फुर्तीला रहा जा सकता है। बिल्ली आपने देखा है ना, हमेशा कितनी फुर्तीली रहती है, कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। तभी आप में ऊर्जा का संचार होगा जब आप शांत मन से निद्रा लेंगे, नींद पूरी करेंगे सही से। छछुंदर अपनी शक्ति और ज्ञान से उपजाऊ भूमि का पता लगा लेते हैं, जो भी उनकी शक्ति है। तो उनकी सहायता से मनुष्य कृषि के लिए उपजाऊ स्थान खोज कर वहां अपना परिश्रम का पूरा लाभ उठा सकता है। कृषक ये ध्यान में रख सकते हैं, एक सर्प भी अपने बैठने के लिए वह स्थान खोजता है जहां भूमि स्थिर हो और भूकंप आदि से बहुत कम प्रभावित हो। इस जानकारी का लाभ उठाकर मनुष्य उन स्थानों का पता लगाकर वहां बड़े निर्माण कार्य कर सकता है। उसी प्रकार पक्षी सही दिनचर्या का संदेश देते हैं।
आपने देखा होगा ना कि आप सो रहे हैं या फिर आप वीकेंड है, आप रात में लेट नाइट मूवी देख रहे हैं और आपको पता ही नहीं चला कि देखते देखते कब 4 बज गए, कब 4:30 बज गए, लेकिन जैसे ही आप बैठे आपने सुना कि पक्षी चहचहा रहे हैं, तो आपको ना भान हो जाता है कि अरे पक्षियों के चहकने की आवाज़ आ गई, दैट मीन्स कि 4:30 मतलब सुबह 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 हो गई है मतलब। तो ये चीज़ है कि पक्षी आपको सही दिनचर्या का संदेश देते हैं। वे सूर्योदय के साथ ही उठकर भोजन की तलाश में निकल पड़ता है और सूर्यास्त होने के साथ अपने निवास स्थान को लौट आते हैं। वे मनुष्य को समय का सही ज्ञान और उसका उचित उपयोग सिखाते हैं। तो ये देखिए, ये था बेसिकली संदेश। तो इसका भावार्थ क्या निकला कि लेखक इस कृति द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि ज्ञान हर ओर छिपा है और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके स्रोत से अधिक उस ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए। मनुष्य को ये नहीं देखना चाहिए कि वो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। कहते हैं ना कि जो दुश्मन होते हैं उनकी भी अगर कोई आदत आपको लगे कि वो अच्छी आदत है तो वो आपको अपनानी चाहिए, आपको उसका ज्ञान का महत्व देखना चाहिए, उसके स्रोत का नहीं। मनुष्य को प्रकृति और सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी किसी ना किसी रूप में विशेष हैं और सभी कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है, तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। सभी का अनुसरण कर मनुष्य एक उत्तम एवं सफल जीवन का निर्वाह कर सकता है। ये था बेसिकली इसका भावार्थ। और विशेष क्या था कि भाषा अत्यंत सरल एवं शैली विवरणात्मक एवं प्रेरणात्मक है। आपने देखा होगा लैंग्वेज बिल्कुल ही सिंपल थी, कोई ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं थी। अद्भुत रस से युक्त इन पंक्तियों में पशुओं की उत्तम जीवन शैली भी दिखाई गई है। वास्तविक उदाहरणों द्वारा मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये इसमें विशेष था। तो आई होप अभी तक ये हमने पूरी जो आपके साथ व्याख्या की उस छोटे से गद्यांश की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने देखा होगा कि कैसे कैसे आप पॉइंट्स को जो है वो पकड़ते हैं, उनका क्या अर्थ निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या है, आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करनी है कि कैसे आप जो छिपा हुआ अर्थ है वो समझ सकते हैं। चलिए, तो इसके साथ फिर ये लेक्चर जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि हो सकता है लेक्चर थोड़ा व्याख्या के कारण लंबा हो गया हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके कुछ विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि हम भी देख सकें, क्योंकि भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। जैसे कहते हैं ना, हो सकता है आप में ऐसा कुछ विशेष हो, आपने इसमें कुछ और ढूंढ लिया हो। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपके सामने है। 7814622609 हमारा फ़ोन नंबर और civil-himachal@gmail.com हमारी ईमेल आईडी। यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट अगर आपकी कोई है, क्वेरी है कोई आपकी, वो भी डाल सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ फिर हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अवश्य सफल हों। आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।